हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स में। और इस वीडियो में आज का हमारा टॉपिक है चमोली डिस्ट्रिक्ट। और चमोली डिस्ट्रिक्ट से संबंधित आज हमारा यह तीसरा वीडियो है। यदि आपने इससे पहले वीडियो नहीं देखे हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और उन्हें जरूर जाकर देखें। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहली वीडियो में हमने जो चमोली डिस्ट्रिक्ट है उसके प्रमुख मेले, प्रमुख स्थान और पंचबदरी, पंचप्रयाग हमने उस वीडियो में डिस्कस किया है। यदि वह वीडियो आपने नहीं देखी है तो उसे जरूर जाकर देखें और हमारे यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। चमोली जनपद के राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव विहार, यदि आपको ये डिटेल्स में पढ़ने हो तो इनका जो डिटेल वीडियो हो मैंने पहले से अपलोड किया हुआ है, आप वहां पर जाकर इन्हें डिटेल से पढ़ सकते हो। सबसे पहला था केदारनाथ वन्य जीव विहार। यदि वन्य जीव विहार की बात करते तो चमोली के अंदर सिर्फ एक ही वन्य जीव विहार है। टोटल उत्तराखंड में 7 वन्य जीव विहार है, जबकि चमोली में एक वन्य जीव विहार है। और ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार, सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है। यदि आपसे पूछा जाए कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है तो हो जाए केदारनाथ वन्य जीव विहार। यदि हम इसकी स्थापना की बात करते हैं तो इसकी स्थापना होती है 1972 में। स्थापना कब होती है? 1972 में होती है। और इसका जो मुख्य लक्ष्य होता है, इसका मुख्य जो लक्ष्य होता है इसमें होता है कस्तूरी मृग, कस्तूरी मृग का क्या करना? संरक्षण करना। कस्तूरी मृग का संरक्षण तथा प्रजनन कार्य संचालित करना, इसका मुख्य लक्ष्य होता है कि यहाँ से कस्तूरी मृग का संरक्षण किया जाएगा और उनका प्रजनन कार्य संचालित किया जाएगा। ये इसलिए स्थापित किया जाता है। और ये फैला हुआ है, ये चमोली और रुद्रप्रयाग, चमोली और रुद्रप्रयाग तक ये फैला हुआ है। ये चमोली और रुद्रप्रयाग तक क्या होता है? फैला हुआ है। जब इसकी क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्षेत्रफल इसका 957 वर्ग किलोमीटर है। कितना क्षेत्रफल है? 957 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और यदि इसके मुख्यालय की बात करते हैं, मुख्यालय, इसका मुख्यालय है चमोली के गोपेश्वर में। चमोली के गोपेश्वर में इसका मुख्यालय है। और इसमें जो मुख्यतः पाए जाते हैं केदारनाथ वन्य जीव विहार में जो जीव पाए जाते हैं उनमें सबसे प्रमुख है स्नो लेपर्ड, हिमालयन भालू व कस्तूरी मृग अधिगम संरक्षण करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, वो वन्य जीव विहार था। ये हमारा नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क। इसकी जो स्थापना होती है वो होती है 1982 में। स्थापना कब की जाती है? 1982 में इसकी स्थापना की जाती है। और ये स्थित है चमोली में। कहाँ पे स्थित है? चमोली में स्थित है। इसकी क्षेत्रफल की यदि बात करते हैं उसका क्षेत्रफल है 624 वर्ग किलोमीटर, 624 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और यदि मुख्यालय की बात करते हैं, इसका मुख्यालय चमोली के जोशीमठ में स्थित है। चमोली के जोशीमठ कहाँ स्थित है? जोशीमठ में स्थित है। जोशीमठ में स्थित है। 1988 में वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। 1988 में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। सूची में शामिल किया गया। आप लोगों से पूछ ले जाएगा नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया, तो आपका आंसर हो जाएगा 1988 में से विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। नेक्स्ट आता है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। इसकी जो स्थापना है वह की जाती है 1982 में। स्थापना की जाती है 1982 में। जो फूलों की घाटी है ये चमोली में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? चमोली में स्थित है। और इसके क्षेत्रफल 87.5 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल कितना है? 87.5 वर्ग किलोमीटर। और यदि हम इसकी बात करते हैं तो यह उत्तराखंड का सबसे छोटा
राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान है। यदि पूछा जाए उत्तराखंड का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान क्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा फूलों की घाटी। दूसरा क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि जो उसकी खोज है वो किसने की। इसकी खोज फ्रैंक स्मिथ ने, फ्रैंक स्मिथ ने 1931 में की। फूलों की घाटी की जो खोज की है वो फ्रैंक स्मिथ ने की है, इसलिए इसे फ्रैंक स्मिथ घाटी भी बोला जाता है। 1938 में वैली ऑफ फ्लावर, वैली ऑफ फ्लावर, वैली ऑफ फ्लावर का प्रकाशन किया जाता है। फ्रैंक स्मिथ पुस्तक लिखते हैं वैली ऑफ फ्लावर और उसका प्रकाशन 1938 में किया जाता है। दो हजार पाँच में फूलों की घाटी को, फूलों की घाटी को विश्व धरोहर शामिल कर लिया जाता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनते हैं, उत्तराखंड का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है और फ्रैंक स्मिथ ने इसकी खोज 1931 में की थी। 1938 में उन्होंने वैली ऑफ फ्लावर पुस्तक लिखी है और उसका प्रकाशन किया। 2005 में फूलों की घाटी को, यानी कि जो राष्ट्रीय उद्यान है, इसे विश्व धरोहर सूची में क्या किया गया, शामिल किया गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र, और उत्तराखंड के अंदर एक ही जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र है, नंदा देवी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र, जो इसकी स्थापना वो 1988 में की जाती है। और जो ये स्थित है, ये स्थित है चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़। ये चमोली में, बागेश्वर में और पिथौरागढ़ तक फैला हुआ है। यदि इसके क्षेत्रफल की हम बात करते हैं तो क्षेत्रफल 5860.6 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल। नेक्स्ट आता है चमोली में स्थित प्रमुख संस्थान, यानी कि जो प्रमुख फेमस इंस्टीट्यूट है उनकी बात की हमने, जैसे जड़ी बूटी शोध संस्थान, जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है, ऐसा पूछ लिया जाएगा आप लोग का, तो आपका आंसर हो जाएगा चमोली में। और इसकी जो स्थापना कब की गई है, 1989 में इसकी क्या की गई है, स्थापना की गई है। और ये चमोली के गोपेश्वर में स्थित है। यदि पूछ ले जाए जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान कहाँ स्थित है, यदि आपको चमोली नहीं दिया जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, गोपेश्वर मिलेगा, तो गोपेश्वर में स्थित है। नेक्स्ट आता है उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये भी क्वेश्चन बहुत बनता है। उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान कहाँ, चमोली में है, और इसका जो गठन है वो कब हुआ है, 2016 में। कब हुआ इसका गठन, 2016 में। यदि आपको चमोली नहीं दिया जाएगा तो आपको क्या दिया जाएगा, गोचर। ये पूछ लिया जाएगा उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो आपका आंसर हो जाएगा गोचर। कहाँ पर स्थित है, गोचर में स्थित है। नेक्स्ट आता है जो चमोली जनपद है उसकी जो प्रमुख व्यक्तित्व उनके बारे में चर्चा की है। सबसे पहला आता है चंडी प्रसाद भट्ट। चंडी प्रसाद भट्ट से पहला गोरा देवी आती है। कौन आती है, गोरा देवी, जिन्हें चिप्को वुमैन बोलते हैं, चिप्को वुमैन। गोरा देवी क्या बोला जाता है, चिप्को वुमैन बोला जाता है। और जो गोरा देवी का जन्म होता है वो होता 1925 में। कब होता, 1925 में, लता गांव में। एक बार फिर से जो गोरा देवी है उसे चिप्को वुमैन बोला जाता है, जो उसका जन्म 1925 में लता गांव में होता है। और इनका जो निधन है, यदि हम निधन की बात करते हैं तो होता 1991। तो गोरा देवी का निधन कब होता, 1991 में होता। और 11 वर्ष की आयु में, 11 वर्ष की आयु में इनका विवाह मेहरबान सिंह के साथ में हो जाता है। और जो मेहरबान सिंह होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद में लगभग जब इनकी आयु ना 22-23 वर्ष होती है तभी मेहरबान सिंह की जो मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद में क्या होता है, और विवाह होता है इनका रेणी गांव में। क्या होता है, रेणी गांव में। जन्म कहाँ होता है, लता गांव में, लेकिन विवाह कहाँ होता है, रेणी गांव में होता है। फिर 1972 में ये पहली बार महिला मंगल दल
की अध्यक्ष चुनी जाती है, अध्यक्ष चुनी जाती है, चुनी जाती है। 1972 में पहली बार इन्हें महिला मंगल दल की अध्यक्ष बनाया जाता है। तो आप लोगों से पूछने जाएगा कि गोरा देवी को महिला मंगल दल की अध्यक्ष कब बनाया, तो 1972 में इन्हें महिला मंगल दल की अध्यक्ष बनाया जाता है। ये गांव जितने भी आसपास के गांव होते हैं ना, वह लोगों को जागरूक करती है वन संरक्षण को लेकर, वन संरक्षण को लेकर क्या करती है, जागरूक करती है। और 1974 में ये चिपको आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, चिपको आंदोलन का सूत्रपात करती है उत्तराखंड के अंदर ही। और 1986 में प्रथम वृक्ष मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया जाता। आप लोगों से ये पूछ लिया जाएगा कि गोरा देवी को प्रथम वृक्ष मित्र पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया, तो आपका आंसर हो जाएगा 1986 में। नेक्स्ट आता है हमारा चंडी प्रसाद भट्ट। तो चंडी प्रसाद भट्ट होते हैं, ये चिपको आंदोलन की रूपरेखा को क्या करते हैं, तैयार करते हैं, और इनकी तैयारी पे जो है उसमें लिखते हैं, उससे संचालित करते हैं। चंडी प्रसाद भट्ट का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। 1973 में शुरुआत होती है चिपको आंदोलन की, कब होती है, 1973 में। और उसे कौन संचालित करते हैं, यही करते हैं चंडी प्रसाद भट्ट। यही बताते हैं कि महिलाओं को किस प्रकार पेड़ों की क्या करनी है, रक्षा करनी है, पेड़ों से किस प्रकार से चिपकना, यही बताते हैं महिलाओं को। इनका जो जन्म है 23 जनवरी 1934 को हुआ। इनका जन्म कब होता है, 23 जनवरी 1934 का जन्म होता है। और 1964 में वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये क्वेश्चन जल्दी छपने वाला है एग्जाम में। 1964 में गोपेश्वर में दसोली ग्राम स्वराज संघ की क्या करते हैं, स्थापना करते हैं। आप लोगों से पूछ लिया जाएगा दसोली ग्राम स्वराज संघ की स्थापना किसने की है, चंडी प्रसाद भट्ट ने की है। कब की है, 1964 में। और कहाँ की है, यदि आपसे पूछा जाता कहाँ की है, तो चमोली के गोपेश्वर में क्या करते हैं, इसकी स्थापना करते हैं। और जो इन्होंने चिपको आंदोलन किया है उसकी ही व्यापक है ना 1982 में रेमन मैग्सेसे से पुरस्कार से क्या किया जाता है, सम्मानित किया जाता है। बहुत पूछा जाता है कि चंडी प्रसाद भट्ट को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित कब किया गया, 1982। कब किया गया, 1982 में। फिर 1986 में ना पद्मश्री से सम्मानित किया जाता है। 1991 में ना इंदिरा गांधी पर्यावरण, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। 2005 में पद्म भूषण पर्यावरण पुरस्कार, 2005 में पद्म भूषण पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। और 2008 में गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विज्ञान में ना डॉक्टर की क्या दी जाती है, उपाधि दी जाती है 2008 में। 2010 में मिलता है ना रियल हीरो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। यदि पूछा जा कि रियल हीरो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कब दिया गया है ना, तो 2010 में दिया गया चंडी प्रसाद भट्ट को। फिर आता 2013 में गांधी शांति पुरस्कार दिया जाता है ना, 2013 में क्या मिलता है, गांधी शांति पुरस्कार। और 2019 में 31वां इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पुरस्कार, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार से क्या किया जाता है, सम्मानित किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। जो इनका जन्म है वो 18 फरवरी 1864 में होता है। 18 फरवरी 1864 को इनका जन्म होता है और निधन होता है 23 मार्च 1943 को। 1918 में गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना में इनका बहुत ज्यादा मुख्य योगदान रहता है। आप लोगों से सीधा प्रश्न पूछ लिया, गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना कब होती है, उत्तराखंड में गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना कब होती है, तो 1918 में होती है। इसमें इनका बहुत ज्यादा मुख्य योगदान रहता है। फिर 1919 में कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में अनुसुईया प्रसाद,
बहुगुणा व बैरिस्टर मुकुंद लाल क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। आप लोगों से पूछ ले जाएगा कि 1919 का जो कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन होता है उसमें उत्तराखंड की ओर से किस व्यक्ति ने भाग लिया, किन किन व्यक्ति ने भाग लिया। तो दो व्यक्ति ने भाग लिया, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा और मुकुंद लाल, बैरिस्टर मुकुंद लाल ने इसमें भाग लिया उत्तराखंड की ओर से। 1921 में गढ़वाल युवा संघ की स्थापना करते हैं। एक बार फिर से 1921 में गढ़वाल युवा संघ की क्या करते हैं, स्थापना करते हैं और इन्हें उसका क्या चुना जाता है, अध्यक्ष चुना जाता है। अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को गढ़वाल केसरी, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को गढ़वाल केसरी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कल्याण सिंह रावत। यदि कल्याण सिंह रावत की हम बात करते हो तो इनका जो जन्म हो वो होता 19 अक्टूबर 1953 में। इनका जन्म कब होता है, 19 अक्टूबर 1953 में इनका जन्म हुआ है। और इनके पिता का नाम त्रिलोक सिंह रावत है और इनकी माता का नाम क्या है, विमला देवी, और इनकी पत्नी का नाम है मंजू रावत। और इन्होंने उत्तराखंड में मित्ती आंदोलन की शुरुआत करते हैं। मित्ती आंदोलन, मित्ती आंदोलन, जहाँ मित्ती का अर्थ होता है मायका। क्या होता है मित्ती का अर्थ, मायका होता है। इसमें क्या होता है, जिन व्यक्तियों की शादी होती है, यानी कि लड़का और लड़कियों की जब शादी होती है तो वे जब अपनी विवाह की रस्म पूरी कर लेते हैं तो मायके के अंदर ना वे एक क्या करते हैं, फलदार वृक्ष का रोपण करते हैं और उसकी जो सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है, यानी कि उसे बड़ा करने की जो जिम्मेदारी होती है वो मायके वाले यानी कि लड़की की जो माता पिता होते हैं ना या घर वाले होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है। और इस प्रकार की मुहिम लेकर चलते हैं और ये मुहिम धीरे धीरे ना जो एरिया होता है सब में सारे में फैल जाती है और इसकी बहुत ज्यादा तारीफ की जाती है। नेक्स्ट है हमारा 1987 में राजगढ़ी राजगढ़ी रवई घाटी में स्कूली बच्चों के साथ मिलकर उत्तराखंड शिक्षा विभाग की सबसे बड़ी नर्सरी बनाई गई। यदि पूछा जाए उत्तराखंड विभाग की सबसे बड़ी नर्सरी किसने बनाई है, तो बनाई है कल्याण सिंह रावत ने 1995 में। कल्याण सिंह रावत ने 1995 में कल्याण सिंह रावत ने मित्ती आंदोलन की क्या की है, शुरुआत। यदि पूछा जाए मित्ती आंदोलन की शुरुआत किसने की है, मित्ती आंदोलन के जनक कल्याण सिंह रावत। मित्ती आंदोलन के जनक कौन है, कल्याण सिंह रावत। शुरुआत कब होती है, 1995 में। और कहाँ से होती है, ग्वालदम चमोली से होती है। नेक्स्ट आता है बैरिस्टर मुकुंद लाल। बैरिस्टर मुकुंद लाल का जो जन्म है वो 14 अक्टूबर 1885 को हुआ और निधन की यदि बात करते हैं तो 10 जनवरी 1982 कब होता है, 10 जनवरी 1982 में इनका निधन हुआ। लगभग 96 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु होती है। 1922 में लेस डाउन से तरुण कुमाऊं मासिक पत्रिका, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये पूछ ले जाएगा। तरुण कुमाऊं मासिक पत्रिका का संपादक किसने किया, तो किसने किया, बैरिस्टर मुकुंद लाल ने इनका संपादक किया है 1922 में। और कहाँ से किया, लेस डाउन से। और ये स्वतंत्रता संग्राम में अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाती है पत्रिका। लोगों को जागरूक किया जाता है इस पत्रिका से माध्यम से, यानी कि स्वतंत्रता संग्राम जो आंदोलन होते हैं उसमें इसने अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है तरुण कुमाऊं मासिक पत्रिका ने। और जो ये मासिक पत्रिका ये मेजानी के यंग इटली से क्या है, प्रेरित है, उनकी तर्ज पर बनी हुई है। नेक्स्ट आता गढ़वाल पेंटिंग। जो गढ़वाल पेंटिंग पुस्तक है उसकी जो रचना है वो मुकुंद लाल ने 1968 में करी है। कब की है, 1968 में। और जिसका प्रकाशन होता है वो होता है 1969 में। यदि आपसे पूछा जाए कि गढ़वाल पेंटिंग पुस्तक के रचयिता कौन है, किसने लिखी है, तो आपका आंसर हो जाएगा मुकुंद लाल। यदि पूछ लिया इसका प्रकाशन कब हुआ, प्रकाशन बहुत पूछा जाता है कि प्रकाशन कब हुआ, तो 1969 में इसका प्रकाशन हुआ गढ़वाल पेंटिंग पुस्तक। नेक्स्ट मुकुंद लाल ने मोलाराम के चित्रों को, मोलाराम के चित्रों को प्रसिद्धि दिलाई, क्योंकि जो गढ़वाल पेंटिंग है इसमें इन्होंने मोलाराम के जो चित्र है ना उनकी बहुत ज्यादा प्रशंसा की और उनका उल्लेख किया, इसलिए जो मोलाराम के चित्र है उन्हें प्रसिद्धि दिलाने का जो श्रेय जाता है ना मुकुंद लाल को जाता है। किसे जाता है, मुकुंद लाल को, क्योंकि उन्होंने गढ़वाल पेंटिंग पुस्तक में इसके चित्रों को बहुत अच्छी तरीके से प्रदर्शित किया। मुकुंद लाल ने मोलाराम के चित्रों को प्रसिद्धि दिलाई है। यदि आपसे पूछा जाए मोलाराम के चित्रों को प्रसिद्धि किसने दिलाई है, तो मुकुंद लाल ने। 1938 में नरेंद्र शाह ने मुकुंद लाल को टिहरी राज्य हाई कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया। यदि आपसे पूछा जाए कि मुकुंद लाल को टिहरी राज्य का हाई कोर्ट का न्यायाधीश किसने नियुक्त किया, तो आपका आंसर हो जाएगा नरेंद्र शाह ने। कब किया, 1938 में। नेक्स्ट आता आप लोगों का वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, मुकुंद लाल को पेशावर कांड की जो
महानायक होते होते वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, और वे जो निहत्थे अफगान होते हैं उनको गोली चलाने से क्या कर देते हैं, इनकार कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इनकार कर देते हैं, और सरकार उनको इसलिए जेल में डाल देती है उन्हें। और उनके केस की जो पैरवी करते हैं, उनका जो केस लड़ा जाता है वो कौन लड़ते हैं, मुकुंदलाल। उन्हें और उनके साथियों को जब जेल में डाल दिया जाता है तो उनकी केस की पैरवाई कौन करते हैं, मुकुंदलाल। आप लोगों से पूछ लिया जाएगा पेशावर कांड के जो नायक है वीरचंद्र सिंह गढ़वाली, इनके केस की पैरवी किसने की है, ऐसा क्वेश्चन बनता है बार बार एग्जाम में। तो किसने की है, मुकुंदलाल ने इनका केस लड़ा है। नेक्स्ट हमारा चमोली जिले की प्रमुख चोटियां। चमोली जिले की प्रमुख चोटियां, सबसे पहली चोटी आती है नंदा देवी। नंदा देवी पश्चिमी भी बोलते हैं, कभी कभी आपको मिल जाएगा। नंदा देवी पश्चिमी, जो इसकी ऊंचाई है वो 7,817 मीटर, और यह उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। यदि आपसे पूछता है उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो नंदा देवी, और ऊंचाई कितनी है, 7,817 मीटर। फिर दूसरा था दूसरी सबसे बड़ी चोटी कामेट पर्वत। उत्तराखंड की दूसरी सबसे बड़ी चोटी है कामेट पर्वत, और इसकी ऊंचाई है 7,756 मीटर, 7,756 मीटर। फिर तीसरी सबसे ऊंची चोटी आती है नंदा देवी पूर्वी, जो पश्चिमी है, ये नंदा देवी पूर्वी है, 7,434 मीटर इसकी ऊंचाई है। फिर आता है माणा, या ता 7,272, इनके 72 मीटर माणा की जो ऊंचाई है। फिर आता है बद्रीनाथ, बद्रीनाथ की ऊंचाई है 7,140 मीटर। फिर आता है चौखंबा, इसकी ऊंचाई है 7,138 मीटर। फिर आता है त्रिशूल पर्वत, इसकी ऊंचाई है 7,120 मीटर। फिर आता है सतोपन, इसकी ऊंचाई है 7,084 मीटर। फिर आता है द्रोणा, द्रोणगिरी 7,066 मीटर। फिर आता है गंधमादन पर्वत, इसकी जो ऊंचाई है 6,984 मीटर। नेक्स्ट है कालोंका, कालोंका पर्वत, इसकी जो ऊंचाई है 6,931 मीटर है। फिर आता है हाथी पर्वत, हाथी पर्वत की है 6,727 मीटर। तो ये चमोली के कुछ प्रमुख चोटियां। इस वीडियो में चमोली जनपद से जितनी भी रिलेटेड थोड़ी थी मुख्य वो हमने डिस्कस की है, और जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो चमोली जनपद की जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट MCQ होंगे उस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वह वीडियो आपको जरूर देखनी है। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे YouTube चैनल पवन सिंह लेक्चर्स को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।